बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गन मेरे हाथ में थी, इसका इम्कान सिफर के बराबर था कि वो मुसल्ला होगा। अगर इसके पास कोई हथियार होता तो वो हमें अपने ताक़ब में आने से रोकने की कोशिश जरूर करता। वो जिस अफरा तफरी के आलम में 19 नंबर से निकला था, इसमें अपनी जान को साथ रखना ही गनीमत था। ये बात मेरे जहन में थी कि कहीं वो मुझे अपनी जानिब गन बेदस्त बढ़ता देखकर गाड़ी को बैक गियर में न डाल दे। मैंने इसकी सटी गुम करने के लिए पैसेंजर सीट का निशाना लेकर फायर कर दिया। गाड़ी की विंड स्क्रीन एक मखसूस आवाज के साथ दागदार हो गई, ताहम गोली चलने की आवाज ने रात के सन्नाटे को मजरू कर दिया। मैंने इसे मजीद वहशत अदा करने के लिए एक और फायर कर दिया। मैंने ये गोली भी बेनिशाना चलाई थी। नतीजा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामद हुआ और इस शख्स ने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर एक जानब दौड़ लगा दी। मैं गन लहराता हुआ इसके ताक़ब में लपका। मैं हरगिज इसे कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था। मैं तो इसे जेरे दाम लाकर इसके अंदर से बहुत कुछ बरामद करना चाहता था। जरा पता तो चलता रोबदार आवाज में अहकाम सादर करने वाला वो शख्स कितने पानी में है, और अगर पानी में नहीं है तो इसे कितने पानी में फेंकना चाहिए। वो मेरे आगे अंधाधुंध भाग रहा था। मेरी फायरिंग ने इसे अच्छा खासा वहशत ज़दा कर दिया था। वो चाहे कितना भी तेज दौड़ता, मुझसे ज्यादा तेज नहीं दिखा सकता था। मैं इसके ताक़ब में सेकंड एवेन्यू पर दाएं जानब मुड़ा और आगे जाकर मिडल कॉलेजिएट चर्च के सामने इसे छाप लिया। जब वो न पाए रफ्तन न जाए मानदन वाली सूरत हाल से दो चार हुआ तो भागने का ख्याल जेहन से निकाल कर मरता क्या ना करता कि मुसद्दाक मुझ पर हमला आवर हो गया। मैं चर्च के सामने कोई मेला नहीं लगाना चाहता था, लिहाजा दो चार जानदार तकनीकी हाथ मारकर इसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। इसी असरा में वसीम कैब को हमारे करीब ले आया। हम दोनों ने डंडा डोली करके इस शख्स को टैक्सी की अकबी निशिस्त पर पहुंचाया। मैं खुद भी वहीं घुस बैठा। वसीम ने लपक कर स्टीयरिंग संभाला और कैब को आगे बढ़ा दिया। मैंने अकबी सीट का मंजर दिखाने वाले आईने में वसीम को देखा। इसने जुबान से एक लफ्ज अदा न किया और आंखों के इशारे से पूछा, कहाँ किस तरफ चलूं? मैंने इशारती जुबान में जवाब दिया, जहाँ जिधर जी चाहे चलो। फिर अपने शिकार को सुनाने के लिए खुरदरे लहजे में कहा, मैं पार्टीशन ग्लास को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। जरा मेहमान से दो चार जरूरी बातें करना है, तुम भी अपना काम जारी रखो। बात खत्म करते ही मैंने जेरे दाम आए शख्स को जबरदस्ती धकेल कर अपने पाँव में पहुँचा दिया। इस खिलाफ में सुकूनत इख्तियार करने के बाद वो आस पास से गुजरने वालों की नजर नहीं आ सकता था। हमारे और वसीम के दरमियान शीशे की दीवार हायल हो गई तो मैंने धीमी लाइट में अपने शिकार का जायजा लिया। इसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो एक सेहतमंद और मजबूत शख्स था, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स के खतरनाक हाथ दिखाकर इसे बेबस कर दिया था। गन बदस्तूर मेरे हाथ में थी। मैंने इसे निशाने पर रखते हुए गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम क्या है? साइमन, इसने बताया। राकील के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? पता नहीं, वो लर्जा आवाज में बोला। वो हमारे पास नहीं थी। मैंने इसकी नाक पर गन का दस्ता मारा। तकलीफ की शिद्दत से वो बिलबिला उठा। कैब के शीशे पूरी तरह चढ़े हुए थे, इसलिए इसकी बिलबिलाहट गाड़ी से बाहर न जा सकी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए खूंखार लहजे में कहा, 3 और 3:30 बजे के दरमियान राकील हाउस नंबर 19 में मौजूद थी। तुम लोग लिटिल इटली में इसे घेरने के बाद अपने साथ वाशिंगटन स्क्वायर हाउस की तरफ ले आए थे। क्या मेरा तारफ करवाते वक्त तुम्हारे रबी ने ये नहीं बताया कि मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं करता? वो अपनी नाक से फूटने वाले खून को हाथ की पुश से साफ करते हुए पूछने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वाकई मुझे राकील के ठिकाने का इल्म नहीं। ये तुम किस बिना पर दावा कर रहे हो कि वो हमारे पास थी? मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे साथी इसे कहीं और ले गए। इसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने इसकी पसलियों में एक दर्दनाक ठुड्डा मारा और हकारत अमेज लहजे में कहा, झूठ पर झूठ नकाबले माफी जुर्म है। अब मुझे यकीन हो गया कि रबी ने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया है कि मैं वजदान हूँ और किसी डिसल्वा के मेकअप में न्यूयॉर्क में दाखिल हुआ हूँ। तुम चलो, तुम जल्द अज जल्द मुझे काबू पाकर इसके पास पहुँचा दो, जैसा कि तुमने राकील को काबू कर लिया है। मगर अफसोस, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अफसोस कि तुम लोगों को मेरी खतरनाकी से आगाह नहीं किया गया। मैं तुम्हें जिस अजियतनाक तजर्बे से गुजारने लगा हूँ, तुम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मैं एक मर्तबा फिर यही कहूँगा, इसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने इसकी पेशानी को निशाना बनाया और गन के दस्ते को एक मर्तबा फिर जहमत दी। वो ज़िबा हुए किसी जानवर की तरह तड़प कर रह गया। मैंने इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर एक और
ज़रब लगाई। तुम लोगों को मेरे हाथ से जो तकलीफ पहुंच रही थी वो इस तकलीफ का अशरे अशीर भी नहीं थी जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। इसकी चीखें थमी तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने ही मोबाइल पर तुम्हारे वो कॉल अटेंड की थी जिसमें तुमने बीना राय को रकील के बारे में बताया था। मेरे सिलसिले में भी जरूरी हदायत की थी। इस वक्त मैं बीना राय को अपने काबू में कर चुका था। मैंने इसका झूठ खोलते हुए कहा, सिवार्ड पार्क अपार्टमेंट्स में पहुंचने वाले तुम्हारे दो साथियों ने राय के साथ क्या किया वो तुम्हें पता है, क्योंकि वो ये कारनामा अंजाम देने के बाद सीधे तुम्हारे पास वाशिंगटन स्क्वायर हाउस पहुंचे थे। इसकी आंखों में खौफजदगी के आसार पैदा हुए जिनमें एहतजाब का अंसर गालिब था। मेरे इंकशाफ ने इसे वर्ता हैरत में डाल दिया था। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए मजीद कहा, तुम लोग जब रकील को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचे इसे एक कुर्सी पर जकड़ दिया गया। फिर अल्फ्रेड ने इसके फिंगरप्रिंट्स लिए और ग्राहम ने इसको एक इंजेक्शन लगाया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो हैरत की शिद्दत से फट पड़ा। तुमने ये सब कैसे देखा? जैसे इस वक्त मैं मौत को तुम्हारे आसपास मंडलाते हुए देख रहा हूँ। मैंने बेरहमी से कहा, अगर तुमने मेरे सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात न दिए तो फिर ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वो सहमी हुई आवाज में बोला, क्या तुम कोई जादू जानते हो? मैं क्या क्या जानता हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, मैंने शफाक लहजे में कहा। और अब मैं तुम्हारी जुबान से कोई सवाल ना सुनूं। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। इन 60 सेकंड में अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो, तुम्हें मरना है या रकील के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करके जिंदगी को एंजॉय करना है। और तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। साइमन को मेरे सलूक और इंकशाफ ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस पर मैंने 1 मिनट की मोहलत देकर गोया इसकी जिंदगी के साथ काउंटडाउन टाइम बम मुंसलिक कर दिया। इसे मजीद दहशत अदा करने के लिए मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह टिका दी जिस पर गुजरने वाले हर सेकंड मौत को इसकी जिंदगी के करीब लाने का ऐलान कर रहा था। इन लम्हात में साइमन की हालत दीदनी थी। पेशानी के एक ही मुकाम पर पड़ने वाली 2 चोटों ने एक आलू को जन्म दे दिया था। इसके माथे का गोमड़ किसी बेढंगे आलू ही से मुशाबा था। नाक से निकलने वाले खून ने इसके चेहरे को मजीद भयानक बना रखा था। अगर साइमन दहशत और खौफ की इंतहा को पहुंचा हुआ था तो मेरी वहशत और जुनून की डिग्री भी मामूली नहीं थी। इस दौरान में वसीम ने निहायत ही चाबक दस्ती से कैब को ईस्ट 5th स्ट्रीट पे मोड़कर 2nd एवेन्यू को खैरबाद कह दिया। फिर कोपर स्क्वायर से 3rd एवेन्यू में दाखिल हो गया। अब वो 3rd एवेन्यू पर शुमाल की सिमत मिडलियन को बगाए चला जा रहा था। इसका मूड और तेवर यही जाहिर कर रहे थे कि वो अप टाउन में मैनहट्टन में हार्लम की जानब बढ़ रहा है। वसीम की रिहाइश हार्लम के कदरे महफूज इलाके में शुगर हिल में थी। 1 मिनट पूरा हो गया साइमन, मैंने गन इसकी आंखों के सामने लहराते हुए सफाकी से कहा, तुमने क्या फैसला किया है? मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, वो सरासीमा लहजे में बोला। इसीलिए तो तुमसे रकील का पता ठिकाना पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा रखकर रकील को हासिल करना चाहता हूँ, मैंने अपनी सफाकी में कोई कमी लाए बगैर कहा। साइमन की आंखों में मुतजाद कैफियत के रंग एक साथ लहराए और वो मुझे तज़ब्ज़ब की इंतहा पर खड़ा दिखाई दिया। मैंने गन की नाल को इसकी पेशानी पर नमूदार होने वाले गोमड़ उबार के ऊपर टिका दिया और इसकी आंखों में घूरने लगा। साइमन के चेहरे पर जर्दी खंड गई और वो मुर्दा सी आवाज में बोला, वजदान तुम मुझे मार ही दो तो अच्छा है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम रकील को कभी हासिल नहीं कर क्यों? मेरी गुराहट ने साइमन को दहला दिया। इसके साथ ही मैंने इसके पेट के नाजुक हिस्से पर कारी ठोकर लगाई और कहा, किस्तों में बात ना करो, जल्द उगलो। रकील के साथ तुम लोगों ने क्या किया है और वो इस वक्त कहाँ है? दरियाए हुडसन की तह में, साइमन ने नहीब सी आवाज में बताया। मुझे अपनी समात पर यकीन न आया। मैं समझा शायद मुझे धोखा हुआ है। साइमन ने कुछ और कहा और मैंने कुछ और सुना है। थोड़ी देर पहले तक रकील हाउस नंबर 19 में मौजूद थी। हडसन रिवर की तह में कैसे पहुंच गई? मैंने चीख कर पूछा, क्या बक रहे हो? इसने मेरे इस चीखते हुए सवाल के जवाब में जो कुछ बताया वो बहुत ही अंदोहनाक और दिल खराश था। इसके मुताबिक ग्राहम ने रकील के बाजू में जो इंजेक्शन लगाया वो दर हकीकत एक खतरनाक पॉइजन था जिसने चंद सेकंड में रकील की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। फिर इनके 2 साथी रकील समेत रकील को हाउस नंबर 19 से दरियाए हुडसन की तरफ ले गए थे। ये वही 2 अफराद थे जिन्होंने बीना के अपार्टमेंट में पहुंचकर इसे ठिकाने लगाया था। साइमन मुझे बताया कि रकील को इसी आहनी कुर्सी पर बंधा रहने दिया गया था ताकि काफी दिनों तक रकील का कोई सुराग न मिले, बल्कि इन लोगों ने जब जो बंदोबस्त किया था इसके पेश नजर तो ये सुराग कभी भी मिलता। आहनी कुर्सी दरियाए हुडसन की तह में पड़ी रहती और डेड बॉडी। मैं इससे आगे कुछ सोच सका और ना ही सुन सका। मैंने साइमन से मजीद कोई
सवाल भी नहीं किया। मेरे सारे सवाल बेजवाब होकर रह गए थे। जब रकील ही इस दुनिया में बाकी नहीं रही थी तो फिर मैं बेसूद सवालात में वक्त जाया बर्बाद करता। अब पता चला कि हाउस नंबर 19 में रकील दिखाई क्यों नहीं दी थी। इस वक्त मेरा दिमाग किसी तनूर के मानंद दहक रहा था। मेरे रगों पे में चिंगारियां सी फूट रही थी। रकील चंद रोज के बाद हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। साइमन को जिन हालात ने गुजार रहा था इनमें वो द्रोहगोई जैसी बात नहीं कर सकता था। इसने मुझे जो बताया वैसा हुआ होगा। ये सब कुछ रबी मोशे आयमन की मंजूरी बल्कि हुक्म पर हुआ था। इसके लिए मेरे दिल में नफरत का एक पहाड़ खड़ा हो गया। रकील की अलमनाक मौत ने मेरे दिमाग को पहले ही मुंतशिर कर रखा था। मेरा जुनून इंतहा को पहुंच गया। मैंने गन की नाल को साइमन की पेशानी पर में रगड़ा और खूंखार लहजे में कहा, अगर रकील हुडसन रिवर की तह में पहुंच गई है तो तुम आउट वाटर क्या कर रहे हो। इसने आंखें बंद कर ली। गोया इसे यकीन हो गया कि अब वो पल दो पल के लिए जिंदा है। बंद आंखों के पीछे से इसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम अब भी जिंदा रह सकते हो। मैंने एक चाल चली। इसने हड़बड़ाने वाले अंदाज में आंखें खोल दी और बेयकीनी से मुझे देखते हुए मिनमिनाया, कैसे। मैंने अपनी चाल को आगे बढ़ाया, अगर तुम मुझे साहिल के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बता दो तो मैं तुम्हें इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतार दूंगा। मुझे वो एड्रेस चाहिए जहाँ पर साहिल को रखा गया है। वजदान, मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। साइमन ने बेबसी की आखिरी याद को छूते हुए कहा, अगरचे मुझे तुम्हारे वादे का एतबार नहीं लेकिन मैं जिंदगी बचाने के लिए जरूर रिस्क लेता, मगर अफसोस कि मुझे साहिल के ठिकाने का इल्म नहीं। तुम्हें इल्म नहीं तो फिर इसके ठिकाने के बारे में क्या जानता है। मैंने दुरुस्ती से कहा, पहले तो बीना राय को स्ट्रीट वाले ठिकाने पर साहिल की देखभाल के लिए रखा गया था। बाद में रबी के हुक्म पर इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अब तो बीना राय भी बाकी नहीं रही। वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरे ख्याल में मोहतरम रबी के सिवा इस ठिकाने से कोई और वाकिफ नहीं। राय की वफादारी पर हमें शक हो गया था, इसलिए इसे खत्म कर दिया गया। मौत को चंद सांस के फासले पर खड़ा देखकर वो सच बोलने पर आमादा हो गया था। मैंने अपने लहजे की संगीनी को बरकरार रखते हुए साइमन से पूछा, चलो अपने रबी के ठिकाने के बारे में ही बता दो, मैं साहिल का पता बराह रास्त इसी से मालूम कर लूंगा। मैं मोहतरम रबी के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानता, कोई राब्ता नंबर नहीं। इसके अहकाम किस वसीले से तुम तक पहुंचते हैं। मोहतरम रबी के दस्ते रास्त बर्नार्ड लियो हमसे राब्ता करते हैं। साइमन ने जवाब दिया, इस काम के लिए वो अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं जानता लियो का क्याम कहाँ है। साइमन ने मेरे आइंदा मतवक्को सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो मैंने पूछा, तुम्हें बर्नार्ड लियो का सेल नंबर तो याद होगा। थोड़े तामल के बाद इसने मज़कूरा नंबर बता दिया। मैंने वो नंबर अपने जहन में बिठाया और इसकी आंखों में देखते हुए बेरहमी से कहा, साइमन तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं बचा। अब तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते तो रबी के लिए भी क्यों मुफीद रहो, गुड बाय। इसने एक मरतबा फिर आंखें बंद कर ली, इस यकीन के साथ कि मैं किसी भी सूरत इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने जहन की गहराइयों से मौत को कबूल कर लिया था। मैंने इसके यकीन का पास किया और गन के क्लिप में मौजूद बाकी मानदा गोलियों की साइमन की पेशानी पर नमूदार होने वाले आलू में उतार दिया। खास कम जहाँ पर सुबह के 4:30 का वक्त था। इस वक्त सारा न्यूयॉर्क सो रहा था, स्वाए मेरे जैसे शाब बेदार और खानमा खराब अफराद के मेरे साथ वसीम भी जाग रहा था। साइमन के बेजान वजूद को हार्लम रिवर में फेंकने के बाद हम वसीम की रिहाइशगाह पर आ गए थे। वसीम अपने एक दोस्त के साथ इस छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। इसका दोस्त नवीद एक होटल के किचन में काम करता था, लेकिन इन दिनों वो छुट्टी पर था और ईद मनाने पाकिस्तान गया हुआ था। मज़कूरा अपार्टमेंट निहायत ही छोटे छोटे 2 कमरों पर मुश्तमिल था। शुगर हिल में ज्यादातर मिडिल क्लास सियाह फाम रहते हैं। डिच स्टाइल में बनी हुई 5 मंजिला इमारतों में ज्यादातर भूरे पत्थरों और सुरख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। रकील की मौत ने मेरे दिल को बोझल और जहन को तलपट करके रख दिया था। मैंने अपने दुख को शेयर करने के लिए सैटल में मोहतरम सांगफू को फोन किया। वसीम के अपार्टमेंट में फोन की सहूलत मौजूद नहीं थी, लिहाजा मुझे मजबूरन बिना राय वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल करना पड़ा। वाशिंगटन स्टेट का कोड नंबर 206 डायल करने के बाद मैंने सांगफू के नंबर पंच किए। अगले ही लम्हे मेरा इससे राब्ता हो गया। मैंने निहायत ही मुख्तसर और मौसर अल्फाज में सांगफू को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। मेरी बात खत्म हुई तो इसने एक गंभीर सांस खारिज करते हुए कहा, इस जहन्नम में रकील की सांस पूरी हो गई थी। मेरे लिए क्या हदायत है, मैंने पूछा। गार्शिया और डिसल्वा का भेद खुल गया है। क्या मैं इसी मेकअप में रहूं या मुझे अपनी आईडी तब्दील करना होगी। गार्शिया और डिसल्वा का राज रबी और इसके काबिल एतमाद लोगों पर अफशा हुआ है, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डिसल्वा की आईडी को इस्तेमाल में रख सकते हो। आम लोगों
लोगों को इन मामलात से कोई सरोकार नहीं कि तुम वजदान हो, डिसल्वा हो या कोई और हो। बहरहाल रबी और इसके बंदों से होशियार रहने की जरूरत है। मैंने इस्तफसार किया और असली गार्शिया डिसल्वा का क्या होगा? हम इनके नाम से जारी शुदा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, क्या रबी के आदमी खोज लगाते हुए आप तक नहीं पहुंच जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कतियत से बोला, तुमने बताया है जरूरी कागजात और सामान वगैरह तुम लोग बेंग हिंग के पास छोड़ गए थे। सिर्फ तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स रबी के आदमियों के हथे चढ़े हैं, और वो भी तमाम नहीं, सिर्फ 2। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, असली डिसल्वा और गार्शिया ने अपनी जरूरी एशिया की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, इसलिए इन पर कोई बाल नहीं आ सकता। मैंने मसलहतन इन्हें सेटल तक पाबंद कर रखा था। अब भी वो मेरे हुक्म के मुताबिक इसी स्टेट में रहेंगे। 1-2 रोज में इन्हें नए कागजात मिल जाएंगे। मैंने रिपोर्ट वाली बात दानिस्ता तुमसे छुपाई थी। बहरहाल ये एहतियात काम आ गई, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। रबी या रबी के आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस पुलिस वालों से बराह रास्त कोई टक्कर न लेना, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। मैंने वेंग हिंग को तुम्हारे बारे में खुसूसी हिदायत दे रखी है। कोई भी मसला हो तुम बिला तकल्लुफ इससे कह सकते हो। सेल की बैटरी शायद डाउन हो रही थी। 1-2 जरूरी बात के बाद मैंने राब्ता खत्म कर दिया। फिर मोबाइल सेट वसीम को दिखाते हुए कहा, यार इसके चार्जर का कोई बंदोबस्त हो सकता है? ये बड़े काम की चीज है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, जरा इसका बैलेंस भी चेक करो। वसीम ने मोबाइल अपने हाथ में लिया, फिर इसे घुमा फिराकर देखने के बाद बोला, ये एक हाई फाई सेल है और इसकी सिम पोस्ट पेड है। बैटरी वाकई खासी लो हो रही है। बहरहाल मैं इसकी चार्जिंग का इंतजाम करता हूँ। मेरा मशवरा है कि इसका फोन इंडेक्स देख डालो, मुमकिन है इस लिस्ट में तुम्हारे काम का कोई नंबर मौजूद हो। वसीम का मशवरा मुफीद था, लिहाजा मैंने मोबाइल फोन की बुक को कंगालना शुरू कर दिया। वहाँ पर बेशुमार फोन नंबर से फीड थे, लेकिन किसी भी नंबर के साथ मुझे रबी का नाम या हवाला नजर न आया। साइमन ने अपनी मौत से कबल मुझे बर्नार्ड ल्यू का जो हवाला दिया था, टीना राय की फोन बुक में मौजूद था। अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही होती तो मैं इसी वक्त इससे राब्ता करता। थोड़ी छेड़छाड़ के बाद मैंने वो सेल वसीम के हवाले कर दिया। मैं इस वक्त शदीद थकन और नींद महसूस कर रहा था। 19-20 घंटे मुसलसल भागदौड़ में गुजरे थे। रकील की जुदाई ने भी मेरे असाब को बुरी तरह मुतासर किया था। चंद रोजा साथ में रकील ने मुझे अपना आदी बना लिया था। मैं इसकी फुरकत को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। बकरी का बच्चा चंद दिन तक आपके साथ रहे तो आप इससे भी गहरी उनसियत पैदा हो जाती है। रकील तो एक इंसान थी। मैंने जब वसीम को बताया कि मैं सोना चाहता हूँ तो इसने घर के फ्रिज में से मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। मैंने रात रकील के साथ कार्न में बूफे डिनर किया था। सर्द मौसम में इंसान को ज्यादा भूख लगती है और मैं मुसलसल दौड़ धूप में भी रहा था। ताहम मुझे इस वक्त खाने की कोई खास तलब महसूस हो रही थी। इसमें ज्यादा हाथ रकील को पेश आने वाले वाक़े का भी था। साइमन के मुताबिक अगर हमने इसके इंजेक्शन में जहरीला इंजेक्शन देकर इसे मौत के घाट उतारा था और ये सब कुछ रबी के इशारे पर किया गया था। मैंने दराज कामत ग्राहम की वो दुर्गत बनाई थी कि इसका कचूमर निकल कर रह गया था। इस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि रकील की मौत का जिम्मेदार वही शख्स है, वरना पता नहीं मैं इसका क्या असर करता। वैसे मैंने इसे जिस सलूक से गुजारा था, इसके पेश नजर ग्राहम की जिंदगी के इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं थे। वसीम के इसरार पर मैंने थोड़ा जहर मार कर लिया तो इसने कहा, 5 बजने वाले हैं, तुम 5-6 घंटे तक इत्मीनान से नींद ले लो। मैं 11 बजे से पहले घर से नहीं निकलता। मैंने दिल का बोझ और जहन का इंतजार कम करने के लिए अपने दिमाग को मखसूस हदायत दी और देखते ही देखते मैं गहरी नींद में पहुंच गया। इस सूरत में मेरी थकावट का भी गालिब हाथ था। 10 बजे के करीब वसीम ने मुझे जगा दिया। मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। मेरी नींद के दौरान में वसीम कहीं से ढूंढकर इस मोबाइल का चार्जर ले आया था और मोबाइल को ऑन रखते हुए चार्जिंग पर लगा दिया था। मैंने सोचा कोई जरूरी कॉल ना हो, इसलिए तुम्हें उठा दिया। वसीम ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, मैंने कोई तबसरा किए बगैर सेल इसके हाथ से ले लिया। स्क्रीन पर RL लिखा आ रहा था। मैंने फोन बुक में बहुत से नंबरों के साथ इस किस्म के मुख्तलिफ कोड लिखे देखे थे। मैं नहीं जानता था ये RL किस शख्स का कोड था। बहरहाल मैंने कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो के जवाब में दूसरी तरफ जो आवाज उभरी, इसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वो रबी मोशे अहमद की मखसूस तासर अंगेज आवाज थी। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, इसने बड़ी शफकत से कहा। तो ये RL तुम्हारा कोड है? मैंने जहरखंद लहजे में कहा। वो नरमी से बोला, RL का मतलब है रेस्क्यूड लॉर्ड। राय मुझे इसी अंदाज में मुखातब करती थी। बहरहाल तुम सुनाओ माई सन। इतने गुस्से
गुस्से में क्यों हो? मैंने इसके इस्तफसार पर लानत भेजी और तंजिया लहजे में कहा, वो तुम्हारा इतना एहतराम करती थी और तुमने इसका बड़ा भयानक अंजाम किया। इस बेचारी को तुमने ये अच्छा सिला दिया, वो गैरों के हाल का खिलौना बन गई थी। रबी की मुनाफकत से लबरेज आवाज मेरी समाज तक पहुंची। इसकी वजह से मुझे साहिल का ठिकाना बदलना पड़ा। मैंने बिना राय के जुर्म की तफसील नहीं पूछी और नुकीले अंदाज में कहा, शायद तुमने रकील को भी इसीलिए इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया है कि वो मेरे हाथों का खिलौना बन गई थी। तुम समझदार और मामला फहम हो मेरे बच्चे। इसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। रबी पूरे सरार सलाहितों का मालिक तो था ही, इसके साथ ही बला का अदाकार भी था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नरम लहजे में बोला, वजदान तुम जानते हो गद्दारी और बगावत की सजा बड़ी कड़ी होती है। राय ने हमसे गद्दारी की और रोटी ने बगावत, वो दोनों अपने हकीकी अंजाम को पहुंच गई। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए अब तक मेरे किसी आदमी ने आंख उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। वो चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हालांकि तुमने कदम कदम पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मुझसे गलत बयानी भी की है। मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया और यही समझता रहा कि किसी ने तुम्हें अगवा कर लिया है। तुमने राजर बनकर मुझसे तवील बात की और मैंने तुम्हारी द्रोह गोई पर शक करने की बजाय तुम्हारी साथी साहिल को तलाश करवाया और बिल आखिर इसे ढूंढने में कामयाब हो गया और फिर हिप्नोटाइज करके इसके अंदर से इन नायाब पत्थरों का राज उगलवा लिया जो बुद्ध नीलकंठ की इबादत गाह के तय खाने में है। मैंने जहर में बुझे हुए अल्फाज में कहा, और आजकल इधर खटमंडू के मुसाफात में कुछ पूरे सरार सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। गालबन तुम्हारे आदमियों ने इबादत गाह को निशाना बनाने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा मेरे बच्चे। रबी की मुनाफकत पूरे अरूज पर थी, लेकिन तुम्हारे लहजे से मैं महसूस कर रहा हूँ किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हें जबरदस्त बरगला दिया है। तुमको मैंने बड़ा फर्मा बरदार पाया था। रबी की मक्कारी बड़ी क्लास की थी, वो मुझे इखलाक और मोहब्बत की मार मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने बदस्तूर अक्खड़ लहजे में कहा, मुझे किसी ने नहीं बरगलाया, मेरा ये रद्द-ए-अमल तुम्हारे अमल का नतीजा है। मैं अब भी वही पहले वाला वजदान हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे। इसने बड़े खुलूस से मुझे दुआ दी और बड़ी शफकत से दरियाफ्त किया, मेरे किस अमल ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है? अपने दिल का गुबार निकाल दो वजदान। तुम्हारे जहन में जो लावा पक रहा है इसे बह जाने दो। मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? रबी मोशे हायमन मेरा हर कसूर हर गलती माफ करने पर तुला बैठा था। ये इसकी एक गहरी चाल थी। मुझे मानना पड़ा वो उम्र के इस हिस्से में भी बेपनाह असाबी कुव्वत का मालिक था। अगर मैं इसकी हकीकत से वाकिफ न होता और इसके अजायम तक मुझे रसाई हासिल न हो चुकी होती तो मैं आंखें बंद करके इस पर ईमान ले आता। मैं चूंकि इसकी असलियत को जानता था इसलिए मुनाफिकत के जाल को मुनाफिकत ही के ब्लेड से काटने का फैसला किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मेरी थर्ड आई वाली सलाहियत से आगाह नहीं था। मैंने इसकी बातों से महसूस किया कि वो मेरी पहुंच को किसी पुश्त पनाह की मदद से ताबीर कर रहा था। जब सांगफू रबी और इसकी सलाहियतों से बाखबर था तो ये मुमकिन नहीं था कि बुद्ध इज्म और यहूदियत की इस अर्जी चपकलश में रबी सांगफू के बारे में न जानता हो। रबी मोशे हायमन चौके कार्ड्स छुपाकर खेल रहा था, लिहाजा मैंने भी इसे अपनी अप्रोच के बारे में कुछ न बताया और न ही इसे ये एहसास होने दिया कि मैं अपनी सलाहियत के बलबूते पर गुज़श्ता रात ईस्ट 62 स्ट्रीट वाले साइनागाग में जा घुसा था। इसके मोहब्बत भरे इस्तफसार के जवाब में मैंने जो भी कहा, लोहा लोहे को इसी तरह काटता है। मुझे तुमसे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि एक तरफ तुम मुझे बहुत ही अजीज समझते हो और दूसरी जानब तुमने मेरे साथी को मुझसे छुपा कर रखा हुआ है। ओह, इसने एक गहरी और गंभीर सांस खारिज की। पता नहीं आजकल तुम किन लोगों की सोबत में बैठने लगे हो। इसका इशारा वाज़े तौर पर सांगफू की सिम्मत था। तुम्हारा लहजा खासा खराब हो गया है, इसमें से एहतराम और तकद्दस जाता रहा है। पहले तो तुम इस तू तड़ाक से बात नहीं करते थे। बहरहाल वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं जरा साहिल को तुमसे नहीं बल्कि इसके दुश्मनों से छुपा कर रखा हुआ है। मैं तो इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूँ। फिर देर किस बात की है? मैंने तुर्श लहजे में कहा। वो नरमी से बोला, देर तो तुम्हारी तरफ से हो रही थी मेरे बच्चे। मैं इस दौरान में मुसलसल तुम्हारी तलाश में रहा, अब जाकर तुम मिले हो। मैं आज ही साहिल को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रबी की इस मेहरबानी से किसी गहरी साजिश की बू आ रही थी। मैंने हर बात को मद्देनजर रखते हुए अपने स्टाइल में नरमी पैदा की और पूछा, आप कब और कहां साहिल को मुझसे मिलवा रहे हैं? शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हारा नस्तालीक अंदाज वापस लौट आया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। वो मुझे खुशफहमी के बांस पर चढ़ाते हुए बोला, मैंने आज रात एक शानदार डिनर पर तुम दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त कर दिया है। मोहतरम
मोहतरम रबी, आप ये भी बता दें ये डिनर कहाँ होगा? मैंने एहतराम भरे लहजे में पूछा। इसने बताया, मैंने तुम्हारे और साहिल के लिए न्यूयॉर्क के एक महंगे तरीन रेस्टोरेंट वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड में टेबल रिजर्व करवा दी है। क्या तुम्हें इस शानदार रेस्टोरेंट के बारे में मालूमात है? मैं वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था, लिहाजा नफी में जवाब दिया तो इसने वजाहत करते हुए कहा, ये रेस्टोरेंट ट्विन टावर्स के 107वें फ्लोर पर बना हुआ है। ट्विन टावर्स? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? इस वक्त तक 9/11 वाला वाकया पेश नहीं आया था और ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं बदला था। मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो, मोशे आयमन ने जवाब दिया। तुम दोनों एक तवील अरसे से एक दूसरे से बिछड़े हुए हो, हालात जो भी रहे हो। बहरहाल मुझे तुम्हारे जज्बात के पामाल होने का अफसोस है। नोट कर लो, तुम दोनों के लिए जो टेबल रिजर्व कराई गई है इसका नंबर 105 है। वक्त पर पहुंच जाना, कहीं वो बेचारी तुम्हारा इंतजार न करती रह जाए। साहिल ठीक 9 बजे रात टेबल नंबर 105 पर मौजूद होगी। और आप? मैंने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। मेरे मोहतरम, क्या आप हमारे साथ नहीं देंगे? जवानों की भीड़ में इस बुड्ढे का क्या काम? इसने अजीब से लहजे में कहा। मैंने अदाकारी की जरूरत को मुसल्लम जाना और कहा, मुझे आपकी कमी शिद्दत से महसूस होगी मेरे मोहतरम, मजबूरी है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, एक तो मैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाता नहीं हूँ, दूसरे मैं इस वक्त अमेरिका में नहीं हूँ। वो सरीहन झूठ बोल रहा था। मैंने लगभग 10 घंटे पहले रबी मोशे आयमन को ईस्ट 62 स्ट्रीट वाले साइनागाग में देखा था। फिर मैंने सोचा मुमकिन है वो वाकई अमेरिका से बाहर चला गया हो। अपनी मालूमात और इसके बयान की तस्दीक की खातिर मैंने पूछ लिया, मेरे मोहतरम आप इस वक्त कहाँ हैं? इसराइल में, इसने बताया। रबी के जवाब ने इसके झूठ का पोल खोल दिया, लेकिन मैंने इसे महसूस नहीं होने दिया और कहा, ठीक है मोहतरम, आपका सेल नंबर इस मोबाइल सेट की फोन बुक में मौजूद है। मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे राब्ता कर लूंगा। बड़ी खुशी से मेरे बच्चे, वो शफकत भरे लहजे में बोला। अच्छा हुआ ये मोबाइल सेट तुम्हारे पास पहुंच गया। ये एक पोस्ट पेड कनेक्शन है, जितना जी चाहे इस्तेमाल करो। बिल की फिक्र न करना, वो मेरे अकाउंट से अदा होता रहेगा। मैंने इस अनायत खुसरवाना पर इसका भरपूर शुक्रिया अदा किया। इसने मुझे और साहिल को ढेरों दुआएं दी और राब्ता मुनक़ता कर दिया। जाहिर सीधी और खरी नजर आने वाले रबी की इस टेढ़ी चाल पर मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। इसने मेरी सोच को एक सवालिया निशान पर सूखने के लिए डाल दिया था। अगर किसी चीज के आसानी से हासिल होने के आसार पैदा हो जाएं तो इंसान को यकीन नहीं आता, ये एक अनहोनी सी लगती है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि रबी इतनी शराफत से साहिल को मेरे हवाले कर देगा। इसके पीछे इसकी यकीनन कोई चालाकी छुपी हुई थी। इसकी अयारी और मकारी को मुझसे ज्यादा भला और कौन जान सकता था। इसके बावजूद भी मैंने रिस्क लेते हुए रेस्टोरेंट जाने का फैसला कर लिया। साहिल का मामला ही ऐसा था कि मैं किसी रिस्क को खातर में नहीं ला सकता था। इस बात के कभी इम्कानात थे कि ये दावत रबी ने मुझे घेरने के लिए दी थी। वो इतना सीधा नहीं था कि इस एहतमाम के साथ मुझे साहिल से मिलवा देता। बहरहाल एक चालबाज को किसी चालबाजी से ही शिकस्त दी जा सकती थी। मुझे हर सूरत रेस्टोरेंट पहुंचना था और मजबूत प्लानिंग के साथ पहुंचना था। नाश्ते के बाद वसीम ने धंधे पर निकलने से इनकार कर दिया। आज का दिन तुम्हारे नाम है वजदान, इसने खलूसे दिल से कहा। मैं न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाने वालों के मसाइल से बेखूबी आगाह था। एक दिन अगर इनका पहिया रुक जाता तो अच्छा भला नुकसान हो जाता था। मैंने इसके एहसास से मुतासर होते हुए कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को महसूस कर रहा हूँ वसीम। तुम ख्वाह अपना नुकसान क्यों करते हो? तुम हस्बे मामूल अपने काम पर निकलो। ये नहीं हो सकता, वो कतियत से बोला। एक दिन मेडिलिन खड़ी रहेगी तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। आज तो वैसे भी छुट्टी का दिन है, तो ऐसे भी सही। जब वो अपने इरादे से बाज ना आया तो मैं इसे अपने साथ लेकर वेंग हिंग के पास पहुंच गया। वसीम की कैब को हमने एहतियातन शुगर हिल ही में छोड़ दिया था। इस टैक्सी के राज से सिर्फ साइमन ही आगाह था और वो दरियाए हार्लम में अब्दी सुकूनत इख्तियार कर चुका था। बहरहाल कम अज कम एक दिन की एहतियात तो जरूरी थी। वसीम ने इस दिन टैक्सी ना निकालने का फैसला करके अक्लमंदी का सबूत दिया था। हम एक टैक्सी पकड़कर वेंग हिंग के घर पहुंच गए। रस्मी अलैक सलैक के बाद हिंग ने मुझे एक अलहदा कमरे में ले गया और इसका अंदाज किसी बड़ी गड़बड़ की निशानदही कर रहा था। मैं समझा शायद शेवी वाले मामले में कोई पेचीदगी पैदा हो गई है। तन्हाई मुयसर आते ही मैंने सवाल दाग दिया, मिस्टर हिंग, तुमने शेवी की चोरी से मुतल्लक रिपोर्ट दर्ज करवा दी? इसने असबात में सर हिला दिया और बोला, सब निमट गया, वो कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? तुम इस कदर परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? इसने मुतज़्ज़ब नजर से मुझे देखा और तामुल करते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।